हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है व्याकरण की क्लास में। तो हमारा समय हो चुका है, 8 बज गए हैं और हम अब व्याकरण अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सभी लोग आ जाइए ताकि हम अपना क्वेश्चन शुरू करें। तो आज हमें कारक से देखना है। ठीक, कारक के आज प्रश्न रहेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से आप लोग जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है और क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाएं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने दिख रहा होगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि आपादान कारक के साथ विभक्ति होती है। आपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? आपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तो आपने बताया कि डी, पंचमी होती है। बिल्कुल सही जवाब है। आपादान कारक के साथ पंचमी विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, तो आपादान 5वें नंबर पे आता है, तो इसके लिए पंचमी विभक्ति। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इसमें आपको बताना है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में करण कारक है? चलिए इसका जवाब दीजिए। करण कारक किसमें है? पहला आपके सामने है कि लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो इसमें करण कारक किस विभक्ति, करण कारक का जो चिन्ह है वो किस वाक्य में लगा हुआ है? तो आपने बताया ए, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है या लड़का दर्द से छटपटा रहा है, तो ए वाले में आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक, कौन सा कारक है इसमें? तो करण कारक है। बिल्कुल सही बताया आपने। 26 वाले में बताइए, भोजन के निमित्त पधारिए, इसमें कौन सा कारक है? भोजन के निमित्त पधारिए, इसमें कौन सा कारक है? तो आप लोगों का जवाब आया है कि संप्रदान है इसमें। ठीक, लेकिन नहीं, यहाँ पे संबंध कारक है। भोजन के निमित्त पधारिए में कौन सा कारक है? का के की आता है तो संबंध कारक होता है, तो यहाँ पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। ठीक, अच्छा सी वाले में बताइए। अच्छा हाँ, यहाँ पे भोजन के निमित्त पधारिए मतलब भोजन के लिए पधारिए। ठीक, तो संप्रदान ही होगा इसमें, यहाँ गलत दे दिया है। अच्छा सी वाले में बताइए कि सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, भोजन के लिए उसका सेंस हो जाएगा, संप्रदान ही होगा। चलिए सी वाले में बताइए। तो सी वाले में अधिकरण है। बिल्कुल सही जवाब आया है। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, तो कौन सा है यहाँ पे? अधिकरण हो जाएगा, में आया है ना। और डी वाले में सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, तो डी वाले में कौन सा कारक हो जाएगा? हाँ, डी में क्या है? संप्रदान है। सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो इसमें आपका संप्रदान हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब रहा।
3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसमें करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पहला आपके सामने दिया है कि पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। फिर दूसरा है, आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। फिर तीसरा है कि रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। फिर चौथा है कि पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आधार बना। तो करण कारक किसमें है? तो यहाँ पे आपके ए वाले में है। ठीक, जिन्होंने ए बताया है इसका उनका जवाब बिल्कुल सही है। पैरों से चलना यात्रा से आया है ना, साधन के रूप में आया है। प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। इसमें आपका करण कारक हो जाएगा। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, या संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। हिंदी व्याकरण में कारक क्या है? कारक का कार्य क्या है? तो आपको बताना है कि कारक का कार्य क्या है। तो आपने बताया कि डी होगा। बिल्कुल, कारक जो है इसका कार्य है संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करना। ठीक, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, अब आते हैं 5 नंबर पे। चलिए 5 नंबर में आपको बताना है कि निम्न वाक्यों में से आपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। 4 वाक्य दिए गए हैं आपके सामने और आपको यहाँ पे बताना है कि आपादान वाला वाक्य कौन सा है। आपादान का चिन्ह से होता है और अलग होने के सेंस में होता है। तो हम कान से सुनते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मोहन से उठा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। रावण राम के बाण से मारा गया, ये भी नहीं होगा। करण कारक है इनमें, लेकिन सी वाला जो आपका है ये आपादान कारक है। सी वाले में क्या है? आपादान कारक है कि राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अलग होने का सेंस आ गया ना? ठीक, अलग होने का सेंस आ गया और से यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी आ गया। तो राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, आपादान कारक है। तो 5 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? रामू घर से निकला, तो इसमें आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक है। तो आपने बताया कि बी हो जाएगा। इसमें जो कारक है वो आपादान कारक है, बिल्कुल सही बताया आपने। रामू घर से निकला, कौन सा कारक है? आपादान कारक। ठीक, आपादान का चिन्ह होता है से और अलग होने के सेंस में। तो घर से निकला मतलब घर से अलग हो गया, तो आपादान कारक हो जाएगा। अगला है हमारा 7 नंबर का प्रश्न।
7 नंबर का है सहस्तेन खादति। इसमें कौन सा कारक है? सहस्तेन खादति में कारक बताइए। कर्ता कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है या करण कारक है? राधे राधे रीमा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सहस्तेन खादति मतलब वह हाथ से खाता है। तो हाथ यहाँ पे साधन है खाने का। तो करण कारक डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल 7 का डी बताया है आप सभी ने और सही जवाब है। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है, प्रथमा है, तृतीया है या फिर सप्तमी है? तो आपने बताया कि षष्ठी हो जाएगा। बिल्कुल षष्ठी में संबंध होता है ना, संबंध कारक। तो का के की षष्ठी में ही आता है, षष्ठी का ही चिन्ह है। तो यहाँ पे का आया है, कविता का मर्म। तो कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है। 8 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 9 पे आते हैं। 9 नंबर के प्रश्न पे। 9 नंबर में आपको बताना है, ध्यान से बताना है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है कि करण कारक है? तो यहाँ पे आया है आंसर ए सी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे ने जो चिन्ह है ये कर्ता कारक का है। तो अशोक ने पत्र पढ़ा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक, अशोक ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। तो 9 नंबर का जिन्होंने ए बताया उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में आपको कारक चिन्हों को विभक्तियों के साथ, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़ना है कि कर्ता कारक का क्या चिन्ह है, कर्म कारक का क्या चिन्ह है और करण कारक का क्या चिन्ह है और अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है। चलिए 10 का मिलान करिए। तो 10 का आया है, यहाँ पे डी आया है। डी, बिल्कुल सभी ने डी बताया है कि जो कर्ता का है वो ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, करण का चिन्ह से होता है और अधिकरण का चिन्ह में हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी आप लोगों ने बिल्कुल सही मिलान किया है और इसका आंसर सभी ने सही दिया है। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता है, संबंध है, कर्म है या करण है? तो 11 का आपने सी बताया कि कर्म कारक हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों कि मैंने पत्र को लिखा। ठीक, तो को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह है। यहाँ पे को लोप है लेकिन इसका सेंस हम को ही लेते हैं कि मैंने पत्र को लिखा। तो कर्म कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया है आपने। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में
कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है। करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या आपादान कारक है? तो पता है हमें कि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। यदि किसी वाक्य में आ गया या पर आ गया तो वहां पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। तो तोता डाली पर बैठा है, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। 12 का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? मतलब इस वाक्य में जो दिया गया है पद, तो कौन सा ऐसा पद है जिसे हटा दिया जाए तो भी काम हो जाएगा? तो भी उसका अर्थ हम समझ लेंगे बिल्कुल सही। तो आपने बताया कि ए, बिल्कुल यहाँ पे जो राम है वो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, बाकी किसी को हम नहीं हटा सकते हैं, अर्थ बदल जाएगा, लेकिन मतलब सही नहीं है होगा वाक्य वो, लेकिन हम राम को हटा सकते हैं। तो ये सबसे कम योग्यता रखता है कारक बनने का। ठीक, तो राम हो जाएगा। ए ऑप्शन 13 का सही है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 5 हैं? किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आपने बताया कि ए 6 कारक हैं। बिल्कुल, किशोरीदास वाजपेयी हिंदी में 6 कारक मानते हैं। ठीक, इनके अनुसार 6 हैं, लेकिन सर्वमान्य अगर देखा जाए तो हिंदी में कितने कारक हैं? 8 कारक हैं, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 हैं। चलिए 15 नंबर का बताइए। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। तो बिल्कुल, जहां अलगाव का बोध हो, दूरी का बोध हो, वहां पे आपका आपादान कारक हो जाएगा। ठीक, तो 15 का डी आपने बताया और बिल्कुल सही बताया। डी हमारा सही जवाब है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपने बताया कि कारक कहते हैं और बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, कारक क्या करता है? संबंध बताता है संज्ञा और सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द के साथ। तो बी हमारा सही जवाब है। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर का है कि को किस कारक की विभक्ति है? को विभक्ति किस कारक की है? संबंध कारक की या आपादान कारक की या कर्ता कारक की या कर्म कारक की? को किस कारक की विभक्ति है? तो आपने 17 का जवाब दिया है डी कि कर्म कारक की है। बिल्कुल सही जवाब है।
कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में को आता है, ठीक, तो डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 18 पे आते हैं। 18 नंबर में बताना है कि उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता है, संबंध है, कर्म है या संप्रदान है? चलिए इसमें बताइए। तो 18 का सभी ने डी बताया है, वेरी गुड। क्योंकि देने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? संप्रदान होता है, ठीक। संप्रदान का चिन्ह को भी होता है और के लिए भी होता है। इसका 2 चिन्ह होता है, एक को भी होता है और एक के लिए होता है, और को कर्म कारक का भी होता है। लेकिन जब को का प्रयोग किसी को कुछ देने के अर्थ में किया जाएगा, ठीक, तो वहां संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, तो उसने बच्चे को खिलौना दिया ना, तो जब देने के अर्थ में को का प्रयोग होगा तो वहां संप्रदान कारक हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका संप्रदान कारक ही है। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, ठीक। तो बिल्कुल 18 का आपका जवाब सही है। अब आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर में आपको बताना है कि उसने टेढ़ी चाल चली। इसमें कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली। संबंध है, अधिकरण है या कर्म है या कर्ता है? कौन सा कारक हो जाएगा? तो 19 का यहाँ पे आया है सी और डी भी आया है। डी वाला ज्यादा है कि डी होगा इसका आंसर, और डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। और सरिता जी ने भी यहाँ गलती कर दिया। 19 नंबर तक आते आते एक गलत हो गया। सरिता जी और सोनी का ये आंसर गलत हो गया, कर्म नहीं हो जाएगा। उसने, यहाँ पे ने आपको दिख रहा है ना, उसने टेढ़ी चाल चली, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक। तो डी जिन्होंने बताया है, वेरी गुड, उनका आंसर यहाँ पे सही है। ने कर्ता कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है, तो उसने टेढ़ी चाल चली कर्ता कारक है। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में देखिए आ भी गया वो प्रश्न कि ने किस कारक की विभक्ति है? कर्म कारक की, संबंध कारक की, कर्ता कारक की या अधिकरण कारक की? ने किस कारक की विभक्ति है? तो आपने बताया कि कर्ता कारक की है, बिल्कुल सही। ने कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति को है। संबंध कारक का के की रा री री है। अधिकरण कारक का में हो जाएगा और पर हो जाएगा। ये सभी कारकों का विभक्ति चिन्ह है, तो ये ध्यान देना है। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर में आपको बताना है मेरी लड़की कौन है। यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा या अधिकरण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा या कर्ता कारक हो जाएगा? कौन सा कारक है? तो यहाँ पे सभी ने बताया 21 का ए कि मेरी लड़की कौन है में संबंध कारक है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे संबंध कारक सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर पे प्रश्न है आपका कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? कारक के भेद बताना है आपको। तो बिल्कुल कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान देना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर में आपसे पूछा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट कहा जाता है, या विश्लिष्ट कहा जाता है, या श्लिष्ट कहा जाता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपने बताया कि बी हो जाएगा। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को विश्लिष्ट कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। जो विभक्ति संज्ञा के साथ आती है उसे हम विश्लिष्ट कहते हैं, और जो सर्वनाम के साथ आती है उसे संश्लिष्ट कहते हैं। तो सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति संश्लिष्ट हो जाएगी और संज्ञा के साथ आने वाली विश्लिष्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। 24 नंबर में आपको बताना है कि उसने उसे छल से पराजित किया। छल से में कौन सा कारक है? उसने उसे छल से पराजित किया। तो यहाँ पे आया है बी, बी और एक सी भी आ गया है। यहाँ पे अलग होने का सेंस क्या दिख रहा है? ठीक, तो अपादान नहीं होगा सोनी। उसने उसे छल से पराजित किया, तो बी जिन्होंने बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ पे से आया है जो कि करण कारक का चिन्ह है और साधन के रूप में आया है। उसे पराजित करने का साधन क्या हो गया? यहाँ पे छल हो गया। किसके द्वारा पराजित कर रहा है? तो छल के द्वारा। तो यहाँ पे आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक, तो बी राइट होगा। उसने उसे छल से पराजित किया में करण कारक है। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर में है कि वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, या अधिकरण कारक है? वह कार मेरी है, तो आपने बताया बी। तो बिल्कुल यहाँ उस कार से संबंध बताया जा रहा है ना कि वह कार किसकी है? तो मेरी है। तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है, और बी आपने बताया भी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर का प्रश्न है कि उससे अच्छे तो आप हैं। इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण है, या अपादान है, या करण है, या संबोधन है? उससे अच्छे तो आप हैं। तो जहां तुलना किया जाता है दो व्यक्तियों का कि उससे अच्छे आप हैं या मैं उससे अच्छा हूं, तो वहां पे अपादान हो जाता है। कौन सा कारक होता है? तो अपादान कारक हो जाता है। तो बी बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कर्म कारक की विभक्ति बतानी है। कर्म कारक की विभक्ति है पर है, ने है, को है, से है। तो आपने बताया कि सी होगा। बिल्कुल सही जवाब है। कर्म कारक की विभक्ति को होता है। से तो आपका अपादान का है और करण का है। ने कर्ता का हो जाएगा और पर अधिकरण कारक का हो जाएगा। ठीक, तो कर्म कारक की विभक्ति को है। चलिए 28 पे आते हैं। कोई बात नहीं, आंसर करो। हम देख रहे हैं, लेट होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, आंसर आना चाहिए। चलिए 28 नंबर का बताइए कि करण कारक किस वाक्य में है? किस वाक्य में करण कारक है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
तो करण कारक जो है बी वाले में है कि वह कलम से लिखता है। एक तो करण कारक का चिन्ह आ गया है से, और वो भी साधन के रूप में आया है। लिखने का साधन क्या है? तो कलम है, तो वह कलम से लिखता है करण कारक। बाकी डी वाले में आपका अपदान हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब से का प्रयोग अलगाव के सेंस में होता है तो अपदान हो जाता है। यह राम की पुस्तक है, इसमें संबंध हो जाएगा। और राम को फल दो, इसमें आपका हो जाएगा कर्म कारक। नहीं, राम को फल दो में आपका संप्रदान हो जाएगा। ठीक, चलिए तो 28 का हमने देख लिया। 29 में आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि आपादान कारक किस वाक्य में है? अच्छा, अभी पीछे आया था, मैंने बताया भी था वहां। कोई बात नहीं रीमा, काम करते करते भी क्लास, सब लोग काम करते करते ही करते हैं। ठीक, तो आपादान कारक किस वाक्य में है? तो आपने बताया कि ए वाले में है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक, से का प्रयोग यहाँ पे आपादान में हुआ है और अलग होने के सेंस में। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो मतलब अलग हो गए, तो आपादान कारक हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। तीस नंबर का प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक बताइए, कौन सा कारक है जो क्रिया का आधार सूचित करता है? आपादान है, संबंध है, अधिकरण है या संप्रदान है? तो आपने बताया कि अधिकरण कारक, बिल्कुल सही बताया। क्रिया का जो आधार सूचित करने वाला कारक है वो आपका अधिकरण कारक ही है। ठीक, ये क्रिया का आधार सूचित करता है, तो 30 का सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? वह घर से बाहर गया। गुड इवनिंग बलदाव जी। चलिए बहुत लेट हो गया। हाँ बिल्कुल, पढ़ाते हुए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको केवल पढ़ाना ही है। पढ़ने वाला कई काम कर सकता है। तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका जवाब आया है 31 का डी, बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक, आपादान कारक है यहाँ पे। चलिए 31, तो बस इतना ही है क्वेश्चन इसमें, हमको लग रहा है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। ठीक, इस पीडीएफ में इतना ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम लोग अपना पूरा करेंगे। तो व्याकरण से ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ लिख के। तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग। आपको बताना है कि सुर किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची बताना है आपको। ठीक, तो पहला है आपसे कि सुर किसका पर्यायवाची है? चलिए आंसर करिए। सुर किसका पर्याय है? तो यहाँ पे सभी लोग आंसर करिए।
तो यहाँ पे जवाब आया है कि सूर्य देवता का पर्यायवाची है और बिल्कुल सही जवाब आया है हाँ, गॉड देवता का पर्याय है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे। हाँ, सूर्य देवता का और उसमें असुर लगा देंगे तो वो राक्षस का हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए, मयंक किसका पर्याय है? मयंक ये किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। मयंक किसका पर्याय है? तो आपका जवाब आया है कि मयंक चंद्रमा का पर्याय है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। मयंक जो है वो चंद्रमा का ही पर्याय है। ठीक, चलिए 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में प्रश्न है, वायु सखा ये किसका पर्याय है? वायु सखा किसका पर्यायवाची है? तो आपने बताया कि वायु सखा आग का पर्यायवाची है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वायु सखा अग्नि या आग का पर्यायवाची है। वेरी गुड। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में आपको बताना है, अम्बक किसका पर्याय है? अम्बक ये किसका पर्यायवाची है? नहीं सरिता जी। चलिए, अम्बक किसका पर्याय है? तो आपने बताया कि अम्बक जो है वो आंख का पर्यायवाची है और बिल्कुल सही बताया। ठीक, अम्बक आंख का ही पर्यायवाची है। बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है आपसे कि पुष्कर किसका पर्यायवाची है? पुष्कर किसका पर्याय है? ये टेस्ट में आया हुआ भी है। पुष्कर किसका पर्याय है? तो आपने जवाब दिया है कि पुष्कर जो है वो तालाब का पर्यायवाची है। ठीक, और बिल्कुल सही जवाब आया है, पुष्कर तालाब का ही पर्यायवाची होता है। ये पेपर में आ भी चुका है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर में आपको बताना है कि रसना किसका पर्यायवाची है? रसना ये किसका पर्याय है? पर्यायवाची तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। रसना, तो आपका जवाब आया है कि रसना जीभ का पर्यायवाची होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया है। रसना किसका पर्याय है? तो जीभ का पर्यायवाची है। ठीक, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, जीभ या जिह्वा। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। हाँ, सभी ने सही बताया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि उपानह किसका पर्याय है? उपानह ये भी क्वेश्चन आया है आश्रम पद्धति प्रवक्ता में कि उपानह किसका पर्याय है? विकल्प है जादू का, जोर का, जूता का, ज्येष्ठ का। उपानह किसका पर्याय है?
तो यहाँ पे आपने बताया कि जूता का पर्यायवाची है। वेरी गुड। उपानह जो है वो जूता का ही पर्यायवाची है। सही जवाब है आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर का प्रश्न है कि मयन किसका पर्यायवाची है? मयन ये किसका पर्याय है? मयन बताना है आपको कि मयन किसका पर्यायवाची है। तो आपने बताया कि मयन कामदेव का पर्यायवाची है। वेरी गुड। मयन हो गया, मनोज हो गया, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल, मनोज या मयन या कामदेव एक ही हैं। 9 नंबर पे आते हैं और 9 नंबर में आपको बताना है कि अयन। अब मयन देख लिया तो अयन भी देख लें। अयन किसका पर्याय है? अयन किसका पर्यायवाची है? आंसर करिए। अयन किसका पर्याय है? तो आपने बताया कि जो अयन है वो घर का पर्यायवाची है। बिल्कुल सही जवाब है। अयन घर का पर्यायवाची है और मयन जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में आपको बताना है मरकट ये किसका पर्याय है? मरकट किसका पर्यायवाची है? चलिए मरकट का बताइए कि मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप लोगों ने बताया कि जो मरकट है वो बानर का पर्यायवाची है। वेरी गुड। मरकट किसका है? बानर का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया जवाब। कोई बात नहीं, जो आंसर दे पा रहे हैं करिए, नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुनते रहिए। ठीक, लेकिन कोशिश किया जाता है आंसर देने का ही। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर पे आपके सामने एक मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है आप लोगों को। गूलर का फूल होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? और ये आया है जीआईसी पीजीटी में। जीआईसी में ये प्रश्न आ चुका है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यदि बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे देते हैं। लापता होना, अदृश्य होना, बहुत कम दिखना। चलिए 3 लोगों के जवाब 3 तरह का। कभी न दिखाई देना। चलिए और अंशु जी ने भी बताया दृश्य होना। तो सभी लोगों का जवाब सही ही है, लेकिन अलग अलग अर्थ में है, लेकिन लगभग देखा जाए तो सही ही है। ठीक। इसका अर्थ होता है कि दुर्लभ होना, मतलब कभी ना दिखाई देना। ठीक, बहुत दिनों तक दिखाई ही न देना। गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, कभी दिखना ही ना। तो इसका अर्थ यही होता है। नहीं, आपका और दीपा जी का नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल, बहुत कम दिखना भी हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि इसका विकल्प अनुसार हम कर लेंगे, लेकिन जो आप लोगों का मतलब है वो बिल्कुल सही है। ठीक, सभी ने सही प्रयास किया, बहुत बढ़िया। मुझे जवाब दिखा है केवल
प्रतिभा जी का दिखा है, सोनी का दिखा है, पवन जी का, दीपा जी का और अंशु जी का। ठीक, और इसके अलावा नहीं दिखा है किसी का आंसर। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर पे आइए। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अच्छा, बिल्कुल सही। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प है आपके सामने। न्याय प्रिय व्यक्ति, आदर्शवादी व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो यहाँ पे आपने बताया कि सिद्धांतहीन, अलग अलग विचारधारा, सिद्धांतहीन व्यक्ति, सभी का जवाब आया है और बिल्कुल सही जवाब आया है आप लोगों का। बहुत बढ़िया। ठीक, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक, जो एक सिद्धांत पे कभी टिका नहीं, उसका सिद्धांत हमेशा बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो उसी के लिए ये मुहावरा बना है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में आपको बताना है कि बहती गंगा में हाथ धोना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये आया है यूपी पीजीटी में। बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपने बताया कि मौके पे चौका मारना, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना, बिल्कुल सभी ने सही प्रयास किया है कि अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना का हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। बहुत सुंदर जवाब है सभी का। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। 13 का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 14 नंबर पे, 14 नंबर का प्रश्न है आपसे, काफुर होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? काफुर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। काफुर होना, मुहावरे का अर्थ। तो आपने बताया कि उठाना, उठाना नहीं, अच्छा उसका है भाग जाना, भाग जाना, रफू चक्कर होना, भाग जाना। सभी का जवाब आ रहा है और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। काफुर होना मतलब गायब हो जाना। ठीक, भाग जाना। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। काफुर होना मुहावरे का अर्थ आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। चलिए तब आगे आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में आपको बताना है कि आंख की किरकिरी होना, इसका क्या अर्थ होगा? आंख की किरकिरी होना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? आंख की किरकिरी होना।
तो आपने बताया कि अप्रिय लगना, बिल्कुल सही बताया। आंख का किरकिरी क्या आंख में गड़ती है तो अप्रिय लगती है, तो आंख का किरकिरी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अप्रिय लगना। ठीक और बिल्कुल सही बताया आपने। तो 15 का भी बहुत बढ़िया जवाब आया है। 16 नंबर पे आते हैं हम और 5 मुहावरा देखते हैं, फिर उसके बाद तब बंद करते हैं। 16 नंबर में आपको बताना है, एक मुहावरा है कि चांद का थूका मुंह पर गिरा। इसका अर्थ क्या होगा? ये आपका डीएसएसबी में आया है। चांद का थूका मुंह पर गिरा। बिल्कुल अलंकार का वीडियो मिलेगा। ठीक, वीडियो मिल जाएगा। वीडियो में हम आप बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे उसका, एक एक अलंकार का, हर प्रमाणिक किताबों से उदाहरण। ठीक, हर की जितनी किताबें हैं प्रामाणिक उनसे, क्योंकि उदाहरण ही पूछता है पेपर में और वहीं से प्रश्न बनेगा प्रामाणिक किताबों से ही। तो हम सोचे हैं कि उसका उदाहरण ही हम लोग याद कर लें। ठीक, तो बिल्कुल आप लोगों को एक जगह वो मिल जाएगा, तो उस पर भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। 1-2 दिन में कोशिश करेंगे कि अलंकार पे आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं वहां से। ठीक, एक दिन में एक अलंकार का हम लोग उदाहरण देखेंगे और उससे बाहर किसी भी पेपर में नहीं पूछेगा अलंकार। उसको पढ़ने के बाद उदाहरण कंफर्म है कि वहीं से आएगा। तो आपने बताया कि चांद का थूका मुंह पर गिरा, मतलब अपना ही नुकसान करना। सही ही है, लेकिन इसका एक्यूरेट अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कि सज्जन व्यक्ति की बुराई करने से अपना ही अपमान होता है। ठीक, सज्जन व्यक्ति की बुराई करने से, निंदा करने से अपना ही अपमान होता है। हाँ, तो दीपा जी ने बिल्कुल सही बता भी दिया। बहुत बढ़िया दीपा जी, सभी लोगों ने भी सही बताया है, लेकिन एक्यूरेट जो है यही होगा कि भले आदमी की बुराई करने पर स्वयं की ही अपमान होती है, बुराई होती है। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर का आपको बताना है कि सिर पांव रखकर भागना। क्या है? सिर पांव रख कर भागना। इसका क्या हो जाएगा अर्थ? हाँ बिल्कुल हो जाता है। सिर पांव रखकर भागना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत तेज भागना, जल्दी से भाग जाना, रफू चक्कर होना या तुरंत भाग जाना। बिल्कुल, सिर पांव रखकर भागना मतलब एकदम तेजी से तुरंत गायब हो जाना वहां से, तो उसे कहते हैं सिर पांव रखकर भागना। ठीक, काफुर होना मतलब केवल हो जाएगा गायब होना, लेकिन सिर पांव रखकर भागना मतलब तुरंत गायब हो जाना। बिल्कुल, इसका तो सभी ने सही बताया, बहुत बढ़िया जवाब। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में आपको बताना है कि अंधा क्या चाहे दो आंख। अंधा क्या चाहे दो आंख, इसका अर्थ क्या होगा? चलिए इस मुहावरे का अर्थ बताइए कि अंधा क्या चाहे दो आंख। ऑप्शन दे दें? ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है आपके पास कि योग्यता न होने पर भी आपको सम्मान मिल जाना, या फिर मनचाही बात हो जाना, या फिर ज्ञान कम और दिखावा ज्यादा,
या फिर अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए, तो अब बता दीजिए, ऑप्शन दे दिया मैंने। चलिए, तो बताइए डी वाला कैसे होगा सोनी? अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया कैसे हो जाएगा? हाँ, मनचाही वस्तु वाला होगा, और अंशु जी ने बिल्कुल बता दिया है। उनका भी बिल्कुल सही जवाब है, दीपा जी का भी सही है। ठीक, लेकिन अगर विकल्प के अनुसार देखें तो ये हो जाएगा कि मनचाही बात का हो जाना। उसे आंख की जरूरत है और आंख मिल गया तो मनचाही बात का हो जाना। तो अब ये पूछने वाली बात थोड़ी ना है कि अंधा क्या चाहे दो आंख, भाई उसको चाहिए ही, तो मनचाही बात का हो जाना। ठीक, तो अंधा क्या चाहे दो आंख बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। ये सब का बहुत बार आए हैं, तो इन सब मुहावरों को एकदम जबान पे रखना है क्योंकि ये रिपीट करेंगे पेपर में। चलिए 19 नंबर का बताना है कि पेट फूलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अच्छा, नेटवर्क चला जा रहा है, कोई बात नहीं, बस और एक क्वेश्चन बचा है। पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये आया है हरियाणा टीजीटी में। चलिए जवाब दीजिए इसका। विकल्प दे देते हैं आप लोगों को। विकल्प है कि थरी थरी छूटना, अत्यंत प्रसन्न होना, फिर है किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना, फिर है कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। पेट फूलना, तो पवन जी ने बताया है थाली का बैगन होना, और दीपा जी ने बताया है हंसते हंसते फूले न समाना, और पवन जी ने बताया है किसी बात को नहीं पहचानना, और फिर दीपा जी ने बताया है कि अत्यंत प्रसन्न होना। सरिता जी ने बताया है किसी बात को कहने के लिए तत्पर होना, अंशु जी ने बताया बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। तो सही जवाब यहाँ पे आया है सरिता जी का, सोनी का और प्रतिभा जी का। पेट फूलना का मतलब खुश होना नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा कि किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। ठीक, पेट में बात पचे ना, उसको कहने के लिए एकदम बेचैन होना, तो कहते हैं एकदम पेट फूल गया है। तो पेट फूलने का अर्थ ये होगा। ये कितना आसान मुहावरा है पर कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। तो ये ध्यान देना है कि पेट फूलना का हो जाएगा किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। चलिए 20 नंबर का बताइए। 20 नंबर का मुहावरा है, ये भी हरियाणा टीजीटी में ही आया है। फूल कर कुप्पा हो जाना, इसका बताइए क्या होगा? अच्छा, पचाना, बिल्कुल पचाना ही तो बोले हैं, किसी बात को पचा नहीं पाना। फूल कर कुप्पा हो जाना, गलत बोले थे क्या? यही तो बोले थे कि मतलब किसी बात को पचा न पाना। चलिए इसका बताइए, फूल कर कुप्पा हो जाना का क्या होगा? ये अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। आज हमने 50 क्वेश्चन देख लिए, क्योंकि पीडीएफ में 30 ही क्वेश्चन हुआ था, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो इसीलिए हमने 20 ऐसे कर लिए। ठीक, ये भी अच्छा था। तो आपने बताया कि बहुत खुश होना, बिल्कुल सही जवाब है। अत्यंत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना, सही बताया आपने।
बहुत बढ़िया। तो 50 प्रश्न हमने देख लिए। चलिए अब बताइए 50 में से क्या स्कोर रहा आप लोगों का। बहुत अच्छा वैसे बताया है आप सभी ने। देखिए हाईएस्ट कितना गया है। 51 क्वेश्चन हो गए। अच्छा पीडीएफ में 31 थे बिल्कुल। तो 51 क्वेश्चन हो गए, सही कहा आपने। 51 में से 50 सरिता जी ने किया है, वेरी गुड। और 51 50 दीपा जी ने भी किया है, बहुत बढ़िया। और लोग बलदाव जी कर रहे हैं फेल। आपने रिप्लाई ही नहीं किया तो बिना पेपर दिए कैसे पता चलता है कि हम फेल हुए कि पास हुए। इसके लिए पेपर में बैठना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है। अंशु जी ने 48, सोनी ने 47, बहुत बढ़िया स्कोर है। चलिए तो हाईएस्ट गया है 50, वेरी गुड। ठीक, बहुत अच्छा रहा आप लोगों का जवाब। सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल 8 बजे, कल तो संडे है, कल तो सर की मैराथन क्लास होगी दिन में। मंडे को फिर हम अपने समय से 8 बजे व्याकरण की क्लास में मिलेंगे। मंडे को हमारा प्रश्न रहेगा आपसे लिंग से रहेगा। ठीक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहेगा, वचन रहेगा। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए तो मंडे को फिर मिलते हैं 8 बजे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।